स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में। मैं हूं आपके साथ। जो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। बैठक में कई जरूरी मुद्दों पर फैसला लिए जाने की संभावना है। मुख्य रूप से धान खरीदी की तारीख पर चर्चा होगी, जिसमें 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने पर विचार किया जा सकता है। इसके साथ ही धान खरीदी के लिए आवश्यक कर्ज लेने पर भी कैबिनेट में फैसला हो सकता है। नई उद्योग नीति पर भी मुहर लग सकती है, जो राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने का प्रयास करेगी। इसके अलावा राज्योत्सव की तैयारियों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। कैबिनेट में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराए जाने पर भी विचार किया जा सकता है। और रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम साय ने कर्मचारियों को दी बड़ी सौगात। राज्य के कर्मचारियों को मिला दिवाली का तोहफा। महंगाई भत्ता 40 से बढ़ाकर 50% किए जाने की घोषणा। राज्य के कर्मचारियों का 4% बढ़ा महंगाई भत्ता। 1 अक्टूबर से महंगाई भत्ते का लाभ भी कर्मचारियों को मिलने लगेगा। कैबिनेट की बैठक से पहले मुख्यमंत्री ने ये बड़ी घोषणा की है। तो ये जानकारी राज्य के कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा सीएम साय की ओर से। और कैबिनेट बैठक के पहले ये बड़ा तोहफा 4% महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है राज्य के कर्मचारियों के लिए। आपको बता दें, पहले 40 थी और अब जो है ये बढ़कर 50% हो गई है। तो ये जानकारी सामने आ रही है। दीपावली के मौके पर राज्य के कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा सरकार की तरफ से। 1 अक्टूबर से इसका लाभ भी कर्मचारियों को मिलेगा। और सीएम साय की ओर से ये बड़ी सौगात। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनोज शुक्ला हमारे संवाददाता रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की ओर से ये बड़ा तोहफा दीपावली के पहले अगर हम देखें तो कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात। जी बिल्कुल। जी आपको बता दूं कि आज ये विष्णुदेव साय ने जो घोषणा की है, कर्मचारियों के 4% जो है महंगाई भत्ता बढ़ाया है, ये काफी सराहनीय पहल भी ये मानी जा सकती है। इसलिए कि काफी दिनों से जो है छत्तीसगढ़ की जो सरकार है उसके कर्मचारी गण बराबर जो है धरना प्रदर्शन कर रहे थे। अपनी महंगाई भत्ते को लेकर तमाम बातें सामने निकल कर आई थी। और आगे भी अगर महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाया जाता तो आंदोलन करने की बात भी कही जा रही थी। ऐसे में दीपावली के पहले जो उनको सौगात मिली है, ये कहा जा सकता है कि विष्णुदेव साय ने कर्मचारियों को दीपावली की बड़ी सौगात दी है। पहले उन लोगों का भत्ता 46% था, अब वो बढ़कर 50% हो गया। कहीं न कहीं महंगाई को देखते हुए कर्मचारियों के लिए दीपावली से पहले ये दीपावली का बड़ा तोहफा विष्णुदेव साय की तरफ से दिया गया है। जी, कर्मचारियों में इसको लेकर कितनी खुशी देखी जा रही है, क्योंकि सरकार की ओर से जब तोहफा मिलता है तो कहीं न कहीं एक अलग ही खुशी का माहौल जो है इनके बीच में देखने को मिलता है, खासकर त्योहारी सीजन की अगर हम बात करते हैं। बिल्कुल। जिस तरह से सामने दीपावली का त्योहार है, ऐसे में कर्मचारियों का 4% डीए बढ़ना काफी माने रखता है। और कर्मचारियों में निश्चित रूप से इसमें इस बात की खुशी देखने को मिल रही है कि उनके मैं वर्तमान में मैं यहीं पर तहसील कार्यालय में ही मौजूद हूँ। यहाँ पर कर्मचारियों से बातचीत भी किया तो उन लोगों में काफी खुशी देखने को मिल रही है इस बात को लेकर कि विष्णुदेव साय ने दीपावली को मानकर इसमें बड़ा तोहफा जो है कर्मचारियों को दिया है। जी बिल्कुल। हम देखें तो कैबिनेट बैठक भी आज सीएम साय की है और ऐसे में ये बड़ा तोहफा कर्मचारियों के लिए। अगर हम कैबिनेट बैठक से पहले ही मुख्यमंत्री ने जो है घोषणा की है, अगर हम कैबिनेट बैठक की बात करते हैं, क्या कुछ और खास देखने को मिल सकता है इस बैठक के दौरान? जी आपको बता दूं कि आज की कैबिनेट बैठक में काफी महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। जैसे अब आने वाले 15 नवंबर से धान खरीदी का मामला भी शुरू होने वाला है। और राजस्व मंत्री शंकरराम वर्मा ने मीडिया से चर्चा के दौरान ये बातें कही थी कि हम लोग 15 नवंबर से धान खरीदी करेंगे। और धान खरीदी को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर निशाना भी साध रही है कि 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू की जाए। तो ऐसे में जो है धान खरीदी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है, जो आज कैबिनेट में फैसला हो जाएगा कि कब से धान खरीदी करनी है। और धान खरीदी के साथ साथ धान खरीदी का भुगतान करने के लिए राज्य
सरकार को कितना कर्ज लेना है, कि छत्तीसगढ़ सरकार को कर्ज भी लेना पड़ेगा, तब धान खरीदी का भुगतान हो पाएगा। इसके लिए भी महत्वपूर्ण चर्चा होनी है। और साथ ही साथ प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव की बातें भी सामने निकल कर आ रही हैं कि दोनों चुनाव एक साथ कराए जाने की मांग को देखते हुए भी इस पर भी आज बड़ी चर्चा हो सकती है। और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के विकास के लिए औद्योगिक क्षेत्र में कितना बढ़ाया जा सकता है, क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं जिससे छत्तीसगढ़ का विकास हो सके, इन सब बातों को लेकर आज कैबिनेट की बड़ी बैठक हो रही है, जिसमें इन सब बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर आज गहन चर्चा होने की संभावना दिख रही है। जी बिल्कुल, हम बैठक की बात कर ले। कब कितने बजे से शुरू हुई है बैठक और अभी क्या कुछ वहां जो है अपडेट देखी जा रही है, हलचल देखी जा रही है? जी जी, आपको बता दूं कि बैठक 11 बजे से होनी थी और जो बैठक की शुरुआत हो चुकी है। सारे मंत्रीगण सीएम साहब के साथ साथ सारे मंत्रीगण भी इस बैठक में मौजूद है। बैठक की शुरुआत हो चुकी है, जो है यहाँ के राजधानी नवा रायपुर में मंत्रालय में यह बैठक आयोजित की गई है। जी बिल्कुल मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और बढ़ते आगे कि 30 दिसंबर और 30 जून को रिटायर होने वाले केंद्रीय अधिकारी कर्मचारियों को भी अब अगला वार्षिक वेतन वृद्धि इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा। इन्हें 1 जनवरी और 1 जुलाई को दे इंक्रीमेंट मिलेगा। डीओपीटी ने 14 अक्टूबर को इसके आदेश जारी कर दिए हैं और यह आदेश बीते 6 सितंबर को एक याचिका पर दिए फैसले के परिपालन में जारी किया गया है। इससे रिटायर होने वाले अधिकारी कर्मचारियों के पेंशन की गणना में लाभ होगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ में यह लाभ मार्च 2023 से हाईकोर्ट बिलासपुर के फैसले के बाद से दिया जा रहा है। और चुनाव आयोग ने दक्षिण विधानसभा उपचुनाव की घोषणा कर दी है। 13 नवंबर को दक्षिण विधानसभा में चुनाव होना है, वहीं नतीजों का ऐलान 23 नवंबर को होना है। और ऐसे में भाजपा और कांग्रेस में दक्षिण विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए नेताओं ने अपने अपने दावे पेश करने शुरू कर दिए हैं। टिकट पाने के लिए भाजपा और कांग्रेस में नेताओं की लंबी लाइन लगी हुई है। तो दक्षिण विधानसभा सीट पर चुनाव होना है, उपचुनाव, और ऐसे में तारीख भी तय हो चुकी है। 13 नवंबर को वोटिंग है और बीजेपी कांग्रेस पूरी तैयारी में जुटी हुई है। वहीं देखें तो लंबी फहरिस्त तक उम्मीदवारों की जारी है, हालांकि अभी तक नामों पर अंतिम मुहर नहीं लग पाई है। तो उपचुनाव की यह तारीख तय हो चुकी है और भाजपा और कांग्रेस में नेताओं की लंबी लाइन टिकट पाने के लिए, और तमाम जो नेता है वो अपने अपने दावे भी पेश कर रहे हैं। कांग्रेस भाजपा दोनों ही दलों के नेता अपनी दावेदारी दे रहे हैं। आपको बता दें 13 नवंबर को वोटिंग होना है और 23 नवंबर को नतीजों का ऐलान किया जाएगा और इसी के तहत जो है पूरी तरह से राजनीतिक दल सक्रिय और अलर्ट मोड पर। वहीं टिकट को लेकर भी दावेदारी देखने को मिल रही है और ऐसे में कई सारे नेता हैं जो कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की, अपनी दावेदारी इस सीट को लेकर ठोक रहे हैं। तो चुनाव आयोग की ओर से उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है और वहीं कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और इसकी भी घोषणा की गई है। साथ ही जिन राज्यों में उपचुनाव होने हैं उनके लिए भी तारीख तय कर दिए गए हैं। और इसी के तहत हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो 13 नवंबर को छत्तीसगढ़ दक्षिण विधानसभा में चुनाव होंगे और ये उपचुनाव बेहद अहम है। तो रायपुर से ये जानकारी सामने आ रही है और आपको बताते चले इस सीट से हमेशा ही बीजेपी ने बाजी मारी है और बृजमोहन अग्रवाल के बाद से जो ये सीट खाली हुई है, जिसके बाद अब इस सीट पर उपचुनाव होने हैं और ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपनी पूरी तैयारी में जद्दोजहद करने में जुटी हुई है। और हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। बहुत बहुत
स्वागत है सर आपका। अगर हम बात करें दक्षिण विधानसभा सीट की उपचुनाव की कितनी तैयारी, साथ ही साथ पार्टी की ओर से उम्मीदवारों की बात करें तो किसके नाम पर मुहर लग सकती है? देखिए जूही जी, इस रण को लड़ने के लिए हमारा एक एक कार्यकर्ता तैयार है और पार्टी हाईकमान जिसे भी टिकट देगी, जिसे भी, पूरी पार्टी के कार्यकर्ता उसे शिद्दत से जिताने के लिए भिड़ जाएंगे। और इस बीजेपी के किले को, जो आप ही लोग कहते हैं कि लगातार दक्षिण जो है वो भाजपा का किला है, तो इस किले को ध्वस्त करने के लिए इस बार कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रण भी ले लिया है। और निश्चित तौर पे आने वाले समय में आप देखेंगे कि दक्षिण में कांग्रेस का विधायक बनने जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन किस जो है बेसिस पर आप ये कह रहे हैं? क्योंकि पहले भी हम देखते आ रहे हैं ये जो सीट है हमेशा ही बीजेपी के लिए काफी मजबूत सीट मानी गई है। कांग्रेस की इस बार कितनी तैयारी? देखिए, लगातार आपने ठीक कहा कि इस बेसिस पर मैं कह रहा हूं तो 9 महीने की जो सरकार है, इस प्रदेश में सरकार, विष्णुदेव सरकार जी का सुशासन जनता ने देख लिया कि किस प्रकार से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। अपराध जिस प्रकार से यहाँ पर पैर पसार रहा है, अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, लगातार घटनाएं हो रही हैं। पहली बार एसपी और क्या बोलते कलेक्टर कार्यालय के आग लगी, कवर्जा की घटनाएं हुई, सूरजपुर की जिस प्रकार से घटना हुई, लगातार जो घटनाएं सामने आ रही हैं, चेन स्नेचिंग हो रही है, मातृशक्ति जो है, हमारी माताएं बहनें सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर रही हैं। इन सारे मुद्दों को लेके हम जनता के बीच में जाएंगे और ये साए सरकार के बारे में बताएंगे कि कैसे आए बाएं सरकार इस प्रदेश में चल रही है और इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। कहते हैं ना जूही जी, जिन्हें शायरी का अदब नहीं वो आजकल गजल गा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर हम देखें तो कांग्रेस इस सीट पर ओबीसी और ब्राह्मण दोनों जो चेहरे हैं उन पर अपना दांव खेल चुकी है, लेकिन असफलता मिली पार्टी को। जी, मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी बिल्कुल जी, प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। सर, मैं ये कह रही हूं कि पहले भी कांग्रेस ने पूरी जद्दोजहद के साथ यहां पर तमाम जो दावे हैं वो पेश किए हैं और जीतने की कोशिश की है, हालांकि कामयाबी नहीं मिली। देखिए, कामयाबी मिलना नहीं मिलना जनता जनार्दन होती है और जनता का हर फैसला हम बड़ी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कह दूं कि इस बार दक्षिण में हमारी पूरी तैयारी है और लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता ने प्रण ले लिया है कि इस मिथ्य को तोड़ना है कि लगातार जो ये कहते हैं कि जो दक्षिण सीट है वो भाजपा का गढ़ है। तो आप देखेंगे कि आने वाले समय में, जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे दावेदार हैं। आपने पूछा कौन कौन दावेदार हैं, तो मैं आपको बता दूं, लगातार चाहे वो प्रमोद दुबे जी हो, पारस चोपड़ा जी हो, आकाश शर्मा जी हो, सन्नी अग्रवाल हो, एजाज महापौर एजाज खेबर जी हो, राजू वोरा जी हो और ऐसे अनगिनत हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जी बिल्कुल। अब देखना होगा कि इतने दिनों में जो बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है और ये इलाका और लोगों का सहयोग भी कहीं ना कहीं उन्हें मिला है, कांग्रेस इस पर कितना फतेह हासिल कर पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और वहीं बढ़ते आगे, चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के साथ साथ छत्तीसगढ़ की रायपुर जिले की दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव 13 नवंबर को होना है। और आपको बता दें, दक्षिण विधानसभा सीट से सांसद बृजमोहन अग्रवाल 8 बार से विधायक रहे। बृजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने के बाद यह सीट खाली हो गई थी, जिसे लेकर 13 नवंबर को उपचुनाव होना है, जिसे लेकर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने जनता से अपील की कि इस बार भी आप सब बीजेपी को ही जिताएं। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के साथ साथ उपचुनावों की भी घोषणा की है। उसमें दक्षिण विधानसभा का भी उपचुनाव 13 नवंबर को की तिथि घोषित की है। मैं चुनाव आयोग के प्रति आभार व्यक्त करते हुए दक्षिण की जनता से आह्वान करना चाहता हूं कि 8 बार दक्षिण की जनता ने आशीर्वाद दिया है और अपना प्रेम प्रदर्शित किया है। आने वाले 13 नवंबर के चुनाव में भी वो 9वीं बार भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल को खिलाएं। मैं उनको ये विश्वास दिलाता हूं कि अब आपको एक विधायक अधिकृत रूप से मिलेगा और दूसरा विधायक आपको 8 बार आपने जिसको जिताया वो हमेशा आपकी सेवा करता रहेगा। छत्तीसगढ़ में अब डबल इंजन की सरकार विष्णुदेव साई जी के नेतृत्व में काम कर रही है। हम रायपुर शहर को एक विकसित शहर के रूप में बनाना चाहते हैं। वो तभी संभव है जब रायपुर के चारों विधायक बीजेपी के होंगे।
और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने महाराष्ट्र चुनाव के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। इस लिस्ट में छत्तीसगढ़ के 2 दिग्गज नेताओं का नाम भी शामिल है। लिस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाया गया है। बघेल को विदर्भ, अमरावती, नागपुर और सिंहदेव को पश्चिमी महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दी गई है। और कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर से भाजपा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो नोटों की गड्डियों के साथ कार से सफर करते नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी और केंद्रीय एजेंसियों पर जमकर तंज भी कसा है, साथ ही उनकी कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें कि वायरल वीडियो में नजर आ रहा युवक भानु प्रतापपुर युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष आकाश सोलंकी बताया जा रहा है, जो कि भाजयुमो जिला अध्यक्ष राजा पांडे का करीबी भी माना जा रहा है। तो कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट कर चुटकी ली है और ये वीडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद कांग्रेस ने जमकर हमला बोला। और सूरजपुर जिला मुख्यालय में हेड कांस्टेबल की पत्नी और बेटी की हत्या के आरोपी को बलरामपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि झारखंड की ओर से आ रही यात्री बस से पुलिस ने आरोपी कुलदीप साहू को गिरफ्तार किया। बलरामपुर के साइबर सेल में पुलिस ने कुलदीप साहू को रखा है और उससे वही पूछताछ भी की जा रही है। सूरजपुर हत्याकांड का आरोपी अब गिरफ्तार हो चुका है। बढ़ते हैं आगे, खबर रायगढ़ से, जहां लालपुर गांव की जनसंख्या 1000 से ऊपर है, वहीं लगभग 850 मतदाता है, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही का आलम देखिए कि यहां अतिक्रमण के चलते शमशान घाट के लिए भी रास्ता नहीं है। स्थानीय लोग लंबे समय से प्रशासन को अतिक्रमण हटवाकर रास्ते की व्यवस्था करवाने की मांग कर रहे हैं। साथ ही शमशान घाट के लिए टिन शेड का भी मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं गांव की सरकारी व्यवस्थाओं की पोल जो है इसने खोलकर रख दी है। आपको बताते चले, लालपुर ग्राम पंचायत अपनी मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर है, क्योंकि आज भी गांव में ना तो पक्की सड़क है और ना ही बेहतर सुविधाएं। बलौदा बाजार के ग्राम पंचायत कलंगपुर में अधिकारियों की साठगांठ से सरपंच पुष्पा गोविंद सिन्हा पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा है। ग्रामीणों ने सरपंच पर सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि अधिकारी भी कमीशन के खेल के चलते आंखों पर चश्मा चढ़ाए चुप्पे साधे बैठे हैं। शिकायतों के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। सामुदायिक भवन, शौचालय, नाली निर्माण सहित गांव में होने वाले सभी निर्माण कार्यों में भारी अनियमितता बरती गई है, जिसमें इंजीनियरों की सहभागिता से इनकार नहीं किया जा सकता। सभी निर्माण कार्य गुणवत्ताहीन तरीके से कराए गए हैं, जिसकी शिकायत भी ग्रामीणों ने जनपद पंचायत के अधिकारियों सहित कलेक्टर से किया है। और इसके बावजूद आज तक कोई कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीण उग्र आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। और सरपंच को पत्नी अभी सारा दोनों थे, पहले गोविंद था, अभी उसके मिसेस है पुष्पा सिन्हा। इन लोग जम कर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, चाहे वो मनरेगा में हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, या शौचालय निर्माण हो, नाली निर्माण हो, पेवर सीवरेज वाला काम हो, जो भी काम चल रहा है। 13 शौचालय है और ये प्रधानमंत्री आवास का संलग्न शौचालय है, उसको घर में ना बना के यहाँ पे तालाब के पार में बनाए। यहाँ जाने का ना रास्ता है, ना वहाँ पानी है, ना वहाँ लाइट है, कुछ भी नहीं। एक दिन भी उपयोग नहीं किया है। ये सरकारी पैसा का कैसे दुरुपयोग होता है, इसको आप, ये उदाहरण है जीता जागता। और ये लोग इतना ऊपर से नीचे भ्रष्ट हो चुके हैं, बता नहीं सकते। यहाँ का सरपंच, यहाँ का सचिव सब वैसी है। और बेमेतरा में आदिवासी समाज की शिकायत पर विधायक ईश्वर साहू के बेटे कृष्णा साहू के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। कृष्णा साहू पर मारपीट और गाली गलौज के साथ अपमानजनक जातिगत टिप्पणी करने का आरोप है। हालांकि अभी तक आरोपी कृष्णा साहू पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आदिवासी समाज के अध्यक्ष ने पुलिस पर आरोप लगाया था कि विधायक ईश्वर साहू के दबाव में आकर पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही है। आदिवासी समाज ने कलेक्टर और एसडीएम से इसकी शिकायत भी की और इसके बाद पुलिस ने मामले में विधायक के बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है।
और रायगढ़ जिले के किरोड़ीमल नगर पंचायत के मुख्य नगर पालिका अधिकारी रामायण पांडे को देर शाम रायपुर से पहुंची एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रिश्वत लेते ही रंगे हाथ पकड़ा। शिकायतकर्ता वरुण सिंह ने एंटी करप्शन ब्यूरो को सूचित किया था कि रामायण पांडे भवन निर्माण कार्य का ठेका लेने के लिए उनसे 20,000 रुपए की मांग कर रहे हैं और एडवांस के रूप में 10,000 रुपए देने हैं। जानकारी के अनुसार एंटी करप्शन ब्यूरो ने आरोपी सीएमओ को रंगे हाथ पकड़ने के लिए शिकायतकर्ता वरुण को फिनोल्फथैलिन पाउडर लगे हुए 10,000 रुपए के नोट दिए। जब वरुण सिंह ने राशि सीएमओ रामायण पांडे को नगर पंचायत कार्यालय में दी, तब उन्हें तुरंत रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। और सूरजपुर के जिला कोतवाली में पदस्थ प्रधान आरक्षक तालिब शेख की पत्नी एवं मासूम की हत्या करने वाला डबल मर्डर का संदेही आरोपी सूरजपुर पुलिस के गिरफ्त में है, जिसकी पुष्टि सूरजपुर पुलिस और अधीक्षक एमआर अहीरे ने की है और कहा कि पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है। 24 घंटे का रिमांड का जो समय होता है उसमें पूछताछ कर सबूतों एवं मेडिकल रिपोर्ट के साथ कानून के नियमों के अनुसार न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। अभी तक आए शॉर्ट पीएम रिपोर्ट के अनुसार महिला एवं बच्ची के साथ दुष्कर्म होना नहीं पाया गया है। इसको हम संदेही आरोपी बोलते हैं। इसमें संदेही जिसमें संदेह था पहले और उसको जिस पे आरोप था, वो अब मुख्य संदेही आरोपी कुलदीप साहू हमारी इसमें पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है और पुलिस इसको भी विधिवत गिरफ्तार करेगी। उसे अभी क्योंकि आज हम कोई ढेर सारी कार्रवाई इसमें करना पड़ता है तो पूछताछ करेंगे। पूछताछ करने के बाद फिर आपको प्रॉपर ढंग से प्रेस ब्रीफिंग कल के डेट में हम कोर्ट में पेश करने के पहले आपको डिटेल देंगे। और छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में दर्रा मोड़ा गांव के पास खड़े ट्रेलर की दूसरे ट्रेलर से टक्कर हो गई, जिससे दोनों ट्रेलर में आग लग गई। दोनों गाड़ियों में अचानक आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहां मौजूद लोगों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को दी। सूचना मिलते ही जूटमील पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। फायर फाइटर्स ने आग बुझाने के लिए कई फायर टेंडर का सहारा लिया और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने में सफल रहे। हालांकि आग लगने के कारणों की जानकारी अभी तक सामने नहीं आ सकी है। और बलौदाबाजार के पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल के निर्देश पर गांव-गांव में अवैध रूप से मादक पदार्थ जैसे शराब, गांजा, जुआ, सट्टा के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इस गांव दरसूर में एक किराना दुकान में अवैध रूप से स्मैक बेचते एक आरोपी को पकड़ा गया और उसके पास से 4 पैकेट स्मैक के बरामद हुए, जिसमें लगभग 5 किलो गांजा भी जब्त किया गया और इसकी कीमत 34,000 आंकी गई है। आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। तो तस्करी के खिलाफ पुलिस अलर्ट मोड पर और मादक पदार्थों की तस्करी पूरी तरह से देखी जा रही है और पुलिस जो है अब इसको लेकर अलर्ट मोड पर है। बलौदाबाजार में एक बार फिर ये कार्रवाई 5 किलो स्मैक भी बरामद किए गए हैं। तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। और छत्तीसगढ़ को शैलभूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।